हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। जेपीएससी जेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर वन, जी हां, आप सबको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, चाहे वो कॉमर्स हो, साइकोलॉजी हो, हिस्ट्री हो या फिर वट जो भी हो, सभी में एक जो चीज है वो है कॉमन, और वो है हमारा पेपर वन, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में टफेस्ट भी होता है और काफी अच्छे से प्रैक्टिस करने की नीड भी होती है। सो पेपर वन की स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है। कितने बजे क्लासेस होती हैं भूलना नहीं है, टाइम अगर याद नहीं है तो सुबह 7:45 में मैं आपके साथ में कनेक्ट होता हूं। सो डोंट बी मिस आउट। नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो कर लेना। और टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी सेशन चल रही थी, पहली क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर ली है, नहीं देखा है तो देख लेना। आज हम लोग दूसरी क्लासेस हमारी करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड जब भी आप पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक सी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को राधे राधे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं। जब आप एज अ टीचर किसी को पढ़ाते हैं तो आपकी जो शिक्षण कला है, यानी कि शिक्षण कला का कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों को समझना कि भाई किस, अब मान लो फॉर एग्जांपल एक क्लास में 5 बच्चे हैं, सभी के लर्निंग स्किल्स अलग अलग होगी, तो सभी को इवेलुएट करना है, मतलब सभी का मूल्यांकन करना कि हाँ इस ये कितना पानी में है, ये कितना पानी में है, ये कितना पानी में है, और उसके आधार पर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। रियलिटी में यही है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर इतनी छोटी छोटी बातों को अगर आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली चीजों को बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशंस को। एंड जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, फटाफट डाउनलोड कर लोगे। टेलीग्राम ग्रुप पर जितनी भी अपडेट्स होती है, फिर जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ होती है, वहां पर हम लोग सेंड कर देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पेपर वन का अभी तक प्रैक्टिस बुक नहीं मंगवाया है तो जरूर मंगवा लेना, जिसमें हमने आपको ये स्पेशल 2026 का एडिशन है, तो डेफिनेटली ये आपको अपने घर पे मंगवा ही लेना चाहिए, ठीक ना। 15 फुल प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा, और फ्री ओएमआर सेट भी दिया जा रहा है। क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि सर देखो, प्रैक्टिस सेट तब काम आती है जब आप प्रॉपरली पहले पढ़े होंगे। तो अगर आपने पढ़ाई स्टडी नहीं की है पेपर वन की, तो पेपर वन की बैच भी चल रही है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट, ये भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में है, और मॉक टेस्ट वगैरह सब चीजें इसमें आपको मिल जाने वाली है। जो प्राइस है वैसे तो 3,000 है, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1499 में आपको मिल रही है। नहीं ज्वाइन किया है तो लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, फटाफट जाकर के उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सेशंस को। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो खैर चल ही रहा है, उनका अपना बैच है, तो वो डेफिनेटली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टीचिंग टूल ऑफ इवैल्यूएशन। नॉन टीचिंग टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, सबसे पहले ये समझने की नीड है कि ये नॉन टीचिंग है क्या, नॉन टीचिंग इवैल्यूएशन होता क्या चाहिए। देखो, नॉन टीचिंग इवैल्यूएशन इज अ टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, मतलब हम किसी के गुणों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अ, और ये बेसिकली एक हमारा आपके बिहेवियरल को देखता है, ये आपके जो बोल सकते हैं कॉग्निटिव है उनको देखता है, आपकी सोच विचारधारा को देखता है। अब समझाने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको किसी दोस्त ने बोला कि भाई देखो वो जो दोस्त है ना, या फिर मान लो यार उसका लक्षण सही नहीं है, ठीक ना। एक सिंपल सी बात, मान लो फीमेल्स हैं, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। दो फीमेल्स आपस में गप कर रही हैं, उन्होंने बोला यार वो लड़का जो है ना, उसका ना मुझे ना चाल चलन सही नहीं दिखता, उसका देखने का स्टाइल सही नहीं है। सीरियसली बोलता हूं कि जो जिस लड़की को उसने बताया ना, वो लड़की जब भी उस लड़के को देखेगी ना, तो उसके मन में वो फीलिंग नहीं आ जाती है, यार इसने कहा था इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, सलाह मुझे भी वैसे ही देख रहा है। लिटरली बताओ वो फीलिंग आती है कि नहीं। अगर आपके अंदर वो फीलिंग्स आती है, देख करके वो चीज आती है, इट इज कॉल्ड नॉन टीचिंग इवैल्यूएशन। आपने उनको बिना सोचे समझे ही जज कर लिया है, बिकॉज ऑफ ये जजमेंट आपको किसी ने बताया है। इस पे हम इंटरव्यूज भी शामिल कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं, इंटरव्यूज में हमने कुछ क्वेश्चन पूछा, और उसके आधार पर हम उसको जज कर लेते हैं कि यार ये कैसा है कैसा नहीं होगा, ठीक ना। सिचुएशन डजेंट मैटर, हम उसी के आधार पर, तो जहां पर आप किसी को किसी ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज या फिर इन सब माध्यम से आप किसी को क्या बोलते हैं, इवेलुएट करते हैं, तब वो कहलाता है नॉन टीचिंग इवेलुएशन, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है इसमें, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं आता है, रेटिंग स्किल्स, हम उसको रेटिंग्स दे रहे हैं कि वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, ठीक ना, कितनी चीजें अच्छी होगी, हम ये चीजें चेक कर रहे हैं। दिस इज द नॉन टीचिंग एवेल्युएशन, दिस इज द नॉन टीचिंग। अब फॉर एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट पे आप कोई सामान लेने गए,
ठीक है ना, आपने वो सामान नहीं खरीदा, 5 स्टार फ्लिपकार्ट पे होते हैं ना। अब मान लो आपने कोई सामान नहीं खरीदा, लेकिन उस पर अगर मान लो 3.2 स्टार है और एक प्रोडक्ट पर 4.3 स्टार है, आप कौन सा लोगे? दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों प्रोडक्ट सेम है, ठीक है ना, दोनों की प्राइस भी सेम है, आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे? जल्दी से बताइए। फ्लिपकार्ट पे आप कोई सामान खरीदने गए, आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे? आप चूंकि पहले खरीदे नहीं है, कभी यूज नहीं किया है, बस सिर्फ आपको ये दिख रहा है दोनों चीजों में, एक में 3.2 स्टार है, एक में 4.3 स्टार, आप क्या खरीदेंगे? 100% ज्यादातर लोग इसी को, मुझे लगता है कि 99% लोग इसको बाई करेंगे। आई थिंक 100% भी हो जाए, लेकिन कम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इसमें रेटिंग अच्छी है, आपको भी नहीं पता, चीजें भी नहीं पता, लेकिन चीजों को देख करके आपने चीजों को रख लिया। दिस इज नॉन टीचिंग इवैल्यूएशन। क्लियर है? रियल लाइफ से समझो, बहुत आसान है, टीचिंग एप्टीट्यूड से इजी सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं भाई मेरे, बस समझने की चीज है, राइट। नेक्स्ट है, विच टूल इज मोस्ट सुटेबल फॉर असेसिंग द साइकोमोटर डोमेन? ब्लूम साहब का दिया हुआ है, ब्लूम साहब ने इसको दिया था, जो साइकोमोटर डोमेन है वो ब्लूम साहब ने दिया था। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या है साइकोमोटर। साइकोमोटर बेसिकली आपकी फिजिकल चीजों को देखता है, नाम से समझिए, पी फॉर फिजिकल चीजें। आप फिजिकल चीजें कैसे करते हैं? उसमें रिटन टेस्ट कभी नहीं आ सकता, इंटरव्यूज नहीं आ सकता, क्वेश्चनराइज नहीं आ सकता है, ऑब्जर्वेशन आ सकता है कि चीजों को आप देखते कैसे हैं। जब तक आप चीजों को देखना सीखेंगे नहीं, तब तक आप चीजों को कर नहीं सकते हैं। तो ब्लूम साहब ने तीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं डोमेन, उन्होंने एज पर द योर टीचिंग करियर में उन्होंने दिया है। कौन कौन सी दिया है वो देख लेते हैं, चलिए फटाफट। सबसे फर्स्ट वन इज आता है कॉग्निटिव, दूसरा आता है अफेक्टिव, एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर। ठीक है ना, तो दिया ब्लूम के 3 डोमेन लर्निंग में, ये पॉइंट पे आता है। कॉग्निटिव क्या है? जिसमें हम क्रिएटिव की बात करते हैं, चीजों को क्रिएट करना, चीजों को इवल्युएट करना, चीजों को एनालाइज करना, चीजों को अप्लाई करना, मतलब ना केवल चीज के रटन विद्या करना, बल्कि उनको यूज टू भी करना, कि हाँ भाई यूज भी करने पर क्या आ रहा है वो चीजें भी देखना, ठीक ना, लोगों का अंडरस्टैंडेबिलिटी समझना और चीजों को याद रखने की कैपेसिटी देखना। दिस इज द कॉग्निटिव पार्ट, ये क्या है? कॉग्निटिव पार्ट है, राइट। अफेक्टिव में क्या आता है? आपका करेक्टराइजिंग बाय वैल्यूज, हम ये चेक करते हैं कि किस तरह की चीजें आपने रखी हुई है, कैसा करेक्टर है, लक्षण कैसा है, वो सब चीजें। हम इसमें कॉन्सेप्चुअली चीजों पर काम करते हैं, हम इसमें वैल्यूइंग की बात करते हैं, हम इस पे रिस्पॉन्डिंग की बात करते हैं, हम इस पे रिसीविंग की बात करते हैं। मतलब किसी चीज को देख करके आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं। कितनी बार ऐसी होती है ना कि दो सेम बंदों के साथ में सेम सिचुएशन आता है, लेकिन कोई बंदा उस पर, दोनों बच्चे जो है ना वो अलग अलग रिएक्ट करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए सामने एक हर्डल आ गया है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल के लिए सामने एक हर्डल आ गया है और दो लोग जा रहे हैं। अब उस हर्डल के सामने, हर्डल मतलब कोई मुसीबत है सब, फॉर एग्जांपल के लिए, तो डिपेंडिंग है वो, या फिर सिंपल सी बात हम समझिए, रोड से क्रॉस कर रहे हो, रोड में एक गड्ढा आ गया और इसे जा रहे हैं, दो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, दो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं। हो सकता है एक बच्चा उसके साइड से निकल जाए, हो सकता है एक बच्चा उसको जंप करके पार हो जाए। दोनों के जो स्टाइल होंगे, दोनों के जो स्टाइल होंगे डेफिनेटली वो डिफरेंट होंगे, एंड दिस डिफरेंट इज पार्ट ऑफ अफेक्टिव, ठीक ना। फिर आता है हमारा साइकोमोटर। साइकोमोटर जहां पर हम चीजों को, उनकी फिजिकल चीजें किस तरह से है वो देखना पसंद करते हैं, उनकी न्यूट्रलाइजेशन कैसी है, चीजों को वो कैसे लेना पसंद करते हैं, प्रेडिक्शन किस तरह से काम करता है, मैन्युपुलेट कैसे होते हैं, ठीक ना, लिमिटेशंस कितनी कितनी है, सॉरी एलिमिनेशन कैसे कैसी है, ऑब्जर्वेशन कैसा कैसा है, इन सब चीजों को हम साइकोमोटर के अंदर में लाते हैं, यानी कि फिजिकल वाली चीजें, फिजिकल क्वालिटी गुण, ठीक है ना। नेक्स्ट, साइकोमेट्रिक टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर एवेल्युएटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। साइकोमेट्रिक टेक्निक की बात हो रही है, इनमें से कौन सा बेस्ट होगा वो बताइए। ये भी हमारा एक नॉन टीचिंग एवेल्युएशन का पार्ट है, जहां पर हम क्वालिटेटिव एवेल्युएशन की बात करते हैं, यानी कि गुणों की बात करते हैं, ठीक है ना, ये भी उसी का पार्ट है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, किस तरह का सोशल रिलेशनशिप आपका बनता है वो चेक होता है, ये उसमें से चेक आउट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज फॉर एवेल्युएट एटीट्यूड इन एवेल्युएशन सेटिंग। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखो, इवेलुएट कर रहे हो एटीट्यूड को। व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड? एटीट्यूड का मतलब वो क्या भाई, ताव में रहते हो, नहीं एक्शन में बोलते हैं, बड़ा एटीट्यूड दिखला रहा है, ये एटीट्यूड है क्या? रियलिटी में अगर एटीट्यूड देखा जाए तो है क्या?
एटीट्यूड इज नोन एज योर बिहेवियर। सिंपल सी भाषा में समझिए, आप जिस प्रकार का बिहेवियर रखते हैं, आप जिस प्रकार का लोगों के साथ में इंटरेक्शंस करते हैं, जिस तरह का आप ग्रुप में लोगों के ग्रुप में आप अपने आप को दिखलाते हैं, दर्शाते हैं, दिस इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। सिंपल सी भाषा यही है कि योर बिहेवियर इज नोन एज योर एटीट्यूड। तो यहां पर इवेल्युएट कर रहे हैं बिहेवियर को। बिहेवियर किसका इवेल्युएट करते हैं? किसी इंसान का या ग्रुप का। ठीक है ना, दो ही चीजों कर सकते हैं, या तो एक सिंगल इंसान का या तो पूरी के पूरी ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्लास है, इलीट क्लास है, नाम से ही पता चलता है इलीट क्लास है भाई, हाई हाई क्लास। पूरे क्लास का जो एटीट्यूड है ना, एक मान लो इलीट क्लास है और एक मान लो जो है ना क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। सिंपल सी भाषा समझाता हूँ। 10 में क्या था? 10 ए है, 10 बी है, 10 सी है। 10 ए में वैसे बच्चे थे जो कहीं ना कहीं पढ़ने में ब्रिलियंट थे, गजब के थे, तो उनका जो एटीट्यूड था ना थोड़ा सा अलग ही भाव में रहते थे, और 10 सी वाला को गदानते नहीं थे। ऐसा हुआ है कितनी बार? अगर आप भी इनमें से किसी बच्चों में रहे हैं तो ये कॉमन सी चीजें हैं जो देखी होगी। दिस इज कॉल्ड इवल्युएशन ऑफ एटीट्यूड, राइट? चलिए जल्दी से बताइए, तो किसका पार्ट होगा? एटीट्यूड स्किल्स का। हम इसमें एटीट्यूड चेक आउट कर रहे हैं, राइट? हम क्या चेक कर रहे हैं? एटीट्यूड चेक कर रहे हैं। थोड़ी सी नॉइस इशू हो सकती है क्योंकि भाई सरस्वती पूजा का थोड़ा सा चल रहा है, तो ठीक है ना। नेक्स्ट, अफेक्टिव टीचिंग इज द रिजल्ट ऑफ। प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है? एक अफेक्टिव टीचिंग कब हो सकता है? जब एक टीचर बहुत एक्सपर्टीज हो, बहुत अच्छा हो, तब हो सकता है। लर्नर जो है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग हैं, वो मोटिवेटेड हो, यानी कि अगर मैं एक्सपर्ट हूं तो अच्छा हो सकता है। आप लोग पढ़ने में पूरा मोटिवेटेड है, अरे साला आज तो एकदम फाड़ देंगे, वो वाले फीलिंग, ठीक है। तो फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, अच्छा है इन्वायरमेंट, अच्छा लग रहा है, ऐसा है कि भाई सब पढ़ाई कर रहे हैं अगल बगल तो हम भी पढ़ लेते हैं, वो वाला हो। या फिर इंट्रैक्शंस ऑफ अ टीचर, लर्नर, करिकुलम एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आप जब पढ़ रहे हैं तो टीचर्स के साथ में, आपके साथ में, सिलेबस के साथ में, और वो इन्वायरमेंट, अगर सब एक दूसरे के साथ में पॉजिटिविटी दिखलाए तब ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स तब ज्यादा होगा, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये क्लास आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से, अगर आप आपने ध्यान दिया होगा तो अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए वो सारे के सारे रियल लाइफ से थे। रियल लाइफ के एग्जांपल होने से आप उसको समझ पाते हैं कि अच्छा हाँ यार ये तो बात तो सही है, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर एकदम, आप कनेक्ट कर पाते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा कि आप क्लास 10 में ए बी सी किसी में तो होंगे, आप खुद को देख लो, या फिर अपने जो जूनियर सीनियर थे उनको देख लो, तो आपको आपको नहीं लगता है कि वो बिल्कुल सही बात है? आप लोगों ने फील आउट किया, अगर फील किया है मतलब ऑफकोर्स आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। एज अ टीचर मैं भी इंटरेक्ट हो रहा हूँ, एज अ लर्नर आप भी इंटरेक्ट हो रहे हैं, और जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी आपके सिलेबस ओरिएंटेड है, कोई भी चीजें बाहर की नहीं है। और अगर आप ये गलती से ग्रुप में पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, या फिर शांत माहौल में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा है जहां पर आपको शांति क्रिएट हो सके, राइट। तो जहां पर शिक्षक, सीखने वाला, पाठ्यक्रम और माहौल सभी एक दूसरे के साथ में तालमेल बना के रखे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are the correctly associated with the traditional teaching support? ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है। आजकल दो तरह के टीचिंग चलते हैं भाई, एक ट्रेडिशनल हो गया, एक मॉडर्न हो गया। मॉडर्न यानी कि जो अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो आप स्कूल्स में 9 10 में पढ़ चुके हैं वो हो गया ट्रेडिशनल, ठीक है ना। स्कूलिंग कॉलेज आप सबने मॉडल ट्रेडिशनल वाला ही किया है। चलिए जल्दी से बताइए, तो मॉडल में क्या क्या देखें, टीचिंग ट्रेडिशनल में क्या क्या देखने को मिलता है? मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो पारंपरिक शिक्षण प्रणाली है उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। उसमें हमें चॉक बोर्ड मिलता था ना, ये डिजिटल बोर्ड मिलता था क्या? मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो 10th में या 9th 10th में जब आपने पढ़ा होगा तो डिजिटल बोर्ड था। एनीवन, किसी ने भी, क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो डिजिटल, जिसमें आप पढ़ाई कर रहे थे उसमें डिजिटल बोर्ड था आपके पास में, आपके स्कूल्स में या फिर आपके उन सब जगहों पर डिजिटल बोर्ड वगैरह आता था? सीरियसली बताओ कमेंट करके। ये सर हमारे स्कूल्स में तो था। अब होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं 10th की बात कर रहा हूँ या 12th की बात कर रहा हूँ, उस समय तो डेफिनेटली नहीं होगा, मेरे टाइम में तो नहीं था। आई होप सो आप लोग भी इसी एज के आसपास हैं तो आपके पास भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला चीज तो वो, दूसरी चीज क्या है, हमें प्रिंटेड टेक्स्ट मिलता था।
मिलता था ना प्रिंटेड टेक्स्ट। इस तरह से मोबाइल वाले में जो पक्का 10th में तक तो नहीं था, हाँ 11 12 में, 12 तक तो हो गया था, ये थोड़ी बहुत चीजें हमें मिल जाती थी, फोटो खींच के लोग दोस्त यार शेयर कर लेते थे, क्योंकि मैं स्मार्टफोन यूज करता था उस समय भी। ठीक है, तो उस समय 12th में तो मुझे मिल जा रहा था वो चीजें। बट ओवरऑल जितनी भी चीजें थी, अगर 10th की बात करूं तो प्रिंटेड टेक्स्ट ही मिलते थे सारे के सारे, मतलब बुक्स के फॉर्म में मिलते थे। ठीक ना। लर्निंग ऐप तो आज चलता है, जैसे कि हमारा LA ऐप। अगर मैं बात करूं लक्ष्य अकेडमी की जो हमारी ऐप है, वो लर्निंग ऐप, वो आज के दौर पर है। पहले हमेशा टीचर सेंटर्ड हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है, टीचर सेंटर्ड हुआ करता था, सारी चीजें टीचर जो पढ़ाएंगे वही चीजें होती थी, चीजें आगे नहीं बढ़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब स्टूडेंट फोकस्ड भी होता है। ठीक ना। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है हमारा, राइट। चलिए नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मॉडर्न नन आईसीटी टीचिंग सपोर्ट? नन आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक ना। मतलब आज के दौर पर जो मॉडर्न कंप्यूटर जेनिक एजुकेशन है उसकी बात हो रही है। चलिए जल्दी से बताएंगे। अगर आज के दौर में अगर आप देखेंगे, इनमें से कौन सा आईसीटी का पार्ट नहीं है, नन आईसीटी है? ओएचपी, ओवरहेड द प्रोजेक्टर्स। आजकल ये डिजिटल बोर्ड चल रहा है। ठीक है, पहले डिजिटल बोर्ड हुआ करता था, पहले प्रोजेक्टर चलता था, ऊपर में एक इस तरह से प्रोजेक्टर बना हुआ था, ऐसे वॉल पर इस तरह से एक प्रोजेक्टर लगा होता था, जिससे एक इस तरह के और इधर से आपका लाइट निकलता था, और जाके इधर एक वॉल पे एक से पर्दा लगा होता था और उस पे शो करता था। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टर। ऐसा प्रोजेक्टर देखा है आप सबने मूवीज वगैरह में जो चलते थे? ठीक ना। आजकल प्रोजेक्टर जमाना नहीं, आजकल वहां भी डिजिटल बोर्ड ही चलते हैं। बट आजकल जो डिस्प्लेज हैं वो भी बहुत छोटे छोटे नैनो पार्ट्स में आ जाते हैं, तो वो भी अलग हो गए। तो पहले मूवीज वगैरह चलते थे, बहुत सारे स्कूल्स में प्रोजेक्टर चलते थे। तो ये जो ओएचपी है, यानी कि ओवरहेड द प्रोजेक्टर्स, ये हमारा नन आईसीटी प्रोग्राम का है। मॉडल्स की बात होती थी, वो हो गया। स्मार्ट बोर्ड तो खैर आज का पार्ट है, ये आईसीटी पार्ट है, तो ये तो हो नहीं। ऑडियो एड्स हमें सुनने को मिलता था, वीडियोस उतने कहाँ चलते थे, जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी वो रेडियो वाले जमाने थे, उस पे चलते थे। तो एक दो चार एक नंबर। ठीक है, तो ये चीजें हमारी आ जाएंगी। देखो, ये सब चीजें आपके लिए बहुत आसान है ये सब पढ़ना, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी फेस किया है। अभी वाले बच्चे जो होंगे, जो जो जिस इस जनरेशन में जो जेनजी बच्चे हैं ना, उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी। रीजन यही है जेनजीज वाले बच्चों में, क्योंकि भाई वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। उनके लिए तो हर चीज स्मार्ट बोर्ड है, हर चीज स्मार्ट है, डिजिटल है, इसीलिए उनके लिए दिक्कत होगा। लेकिन आपके लिए तो बहुत आसान है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलोंग टू आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट? आईसीटी बेस्ड यानी कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला एजुकेशन सिस्टम बताइए, सिंपल सी भाषा में एकदम समझिए। आज की मॉडर्न एजुकेशन एजुकेशन वाला सिस्टम बताना है आपको। चलो जल्दी से बताओ, इसमें क्या क्या मिलता है हमें? इसमें हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहला ई कंटेंट मिलता है। अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं मुझसे, ये आपको ई कंटेंट है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ई कंटेंट है। डिजिटल बोर्ड पर चीजें लिखी हुई है, आप अपने मोबाइल पे पढ़ रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट के माध्यम से आप स्टडी कर रहे हो। आप चाहो तो लक्ष्य एकेडमी ऐप पर चले जाओ, ऐप पर चले जाओ, इसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा, इसमें आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे, है ना। अब ये क्या हो गया, ई कंटेंट है कि नहीं ये सारा का सारा? एलएमएस, एलएमएस का मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, या जो हमारा एलए ऐप है, लक्ष्य एकेडमी ऐप है, ये सब क्या है? एलएमएस है। एलएमएस मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हमने इसको ऐसा डिजाइन करवाया है कि भाई आपको पढ़ने में आसान हो, बहुत आराम से आप इसको पढ़ सके। दिस इज कॉल्ड एलएमएस। इंटरनेट एक्सेस चाहिए, बिल्कुल। अभी आप ये क्लास यूट्यूब पर देख रहे हैं, यहां पर भी आपको इंटरनेट चाहिए, बिना इंटरनेट का तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, तो ये हो जाएगा। लर्निंग एनी टाइम, कि आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। टेस्ट है, नोट्स है, क्लासेस है, इवन ये यूट्यूब की जो क्लास है, इसको आप जब चाहे जितनी बार चाहे और जहां चाहे देख सकते हो, आराम से देख सकते हो ना। तो बिल्कुल ये भी हमारे पास एक्सेस हो जाता है। तो एक दो तीन चार, डी नंबर, राइट। क्लियर ये चीज है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द लेक्चर मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन
इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ हायर लर्निंग व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू। उच्च शिक्षण संस्थानों में जो लेक्चरर मेथड है वो सबसे सही होता है जब उद्देश्य हो। क्या उद्देश्य हो? कौन से उद्देश्य के कंडीशंस पर जो हायर एजुकेशन संस्था है वहां पर लेक्चर मेथड सही होगा? अच्छा, ये लेक्चर मेथड होता क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो समझते हैं कि सर ये लेक्चर मेथड है क्या। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्लास में मैं गया और उस क्लास में सपोज 500 बच्चे बैठे हुए हैं। 500 बच्चे बैठे हुए हैं। अब ऑफकोर्स एक चीज तो समझ लो, 500 बच्चे बैठे हुए हैं और सारे मुझे अगर देख रहे हैं तो मैं वहां पर अगर कुछ चीजें लिखूंगा तो दूर वाले बच्चों को दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। मुझे टीवी लगाना पड़ेगा एक और पीछे से। आपने देखा होगा आजकल सब लोग वैसे ही करते हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात में, उस क्लास में अगर मान लो मुझे ये सब ना करना हो, मैं सिंपल सा अगर माइक ले लूं और स्पीकर्स लगाओ और मैं सिंपल सा बातें करूं। बातें करूं मतलब मैं समझाऊं कि देखो भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड ये है, चीजें ऐसी होती है, ऐसी होती है, कॉन्सेप्ट ये है, फलाना है, पूरा एकदम बढ़िया से राम कहानी स्टाइल में एकदम जो आपको मजा आए वस तरह से मैं आपको सुनाऊं। तो आप सुनोगे भी, समझोगे भी, आराम से बैठोगे भी। दिस इज लेक्चर मेथड, है ना। कितनी बार उसको बोलते हैं, अरे ज्यादा लेक्चर मत दो यार। कितनी बार होता है, कितने बार हमारे दोस्त यार ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञान देते रहते हैं हमें। ज्ञान देने का मतलब होता है ये कि अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, ज्ञान मत दे ज्यादा, पता है भाई, ठीक है ना। तो जब इस तरह की चीजें हम बोलते हैं तो क्या होता है, एक लेक्चर दे रहा है। हम क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर देने वाला बन गया। तो ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टू द लार्ज ग्रुप, बहुत बड़े ग्रुप्स को, यानी कि एक बड़े ग्रुप ऑफ समूह को एक व्यापक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देने की तरीके को लेक्चर मेथड कहा जाता है, ठीक है। द सेमिनार मेथड, अच्छा ये सेमिनार मेथड कब काम आता है? सेमिनार मेथड किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देता है, थोड़ा जल्दी बताओ। सेमिनार मेथड बेसिकली तब काम आता है, सेमिनार में क्या होता है, सेमिनार में सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं बल्कि आपके द्वारा क्वेश्चंस का भी अधिकार आपको दूंगा, या फिर आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, अपने जो राय हैं, अपने वक्तव्य हैं, वो आप मेरे सामने प्रकट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेमिनार। सेमिनार ऐसे ही होता है, एक सेमिनार में सारे ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और वो अपने अपने आइडियाज, अपने स्टाइल्स, अपने क्वेश्चंस वो एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की प्रस्तुति की बात करते हैं, साथ ही साथ में उनके इंटरेक्शंस की बात करते हैं, यानी कि छात्र प्रस्तुति और साथियों के साथ में हम क्या बात कर रहे हैं कि बातचीत हो सके और प्रॉपरली चीजों को सुटेबल बना सके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन है द ट्यूटोरियल मेथड। जो ट्यूटोरियल मेथड है ये कब हमारे लिए इफेक्टिव होता है? ये जो ट्यूटोरियल तरीके होते हैं, ट्यूटोरियल मेथड होते हैं, ये कब असरदार हमारे लिए होता है? चलिए जल्दी से बताइए। तो ट्यूटोरियल मेथड मतलब हुआ क्या चीज? तो ट्यूटोरियल का मेथड मतलब चीजों को कुछ देख करके, या फिर अब एक तरह से बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में आपको प्रेजेंट करना। सिंपल सी भाषा में बोलूं, डेमोन्स्ट्रेशन देके प्रेजेंट करना, सिंपल सी भाषा में। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा आप सबने? मुन्ना भाई एमबीबीएस पे था ना, वो जब वो ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो एक बॉडी को लेकर के वो चीरने की बात करते हैं कि वैसे चीरो, है ना। तो वो अगर मान लो उस जगह पर छोटे ग्रुप थे, मुश्किल से 4-5 या फिर 7-8 लोगों का ग्रुप था, अगर मान लो वहां पर 100 लोगों को वो चीज सिखाऊं तो यार सीखेंगे कैसे? फिर तो पॉसिबल ही नहीं कि हर लोग देख भी पाए, पॉसिबल नहीं है। तो वो डिफिकल्ट है। तो एक तरह से डेवलपिंग अ हायर ऑर्डर, यानी कि हायर एजुकेशन, हायर थिंकिंग इन अ स्मॉल ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप के साथ में हायर थिंकिंग और हायर कॉन्सेप्चुअल को आगे बढ़ाने के लिए हम इस चीज को लेकर के आते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्यूटोरियल मेथड, राइट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू द प्रोजेक्ट मेथड इन अ हायर एजुकेशन? प्रोजेक्ट मेथड में, वो भी हायर एजुकेशन के साथ में, यानी कि उच्च शिक्षा में प्रोजेक्ट मेथड से निम्न में से कौन सी लर्निंग आउटकम
सबसे अच्छा हासिल किया जा सकता है। अगर आप प्रोजेक्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हायर एजुकेशन सिस्टम में, तो इनमें से कौन सा आप सबसे अच्छा रिजल्ट पाएंगे? जल्दी से बताइए। प्रोजेक्ट मेथड होता क्या चीज, सबसे पहले वो समझते हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पेरेंट होंगे, पेरेंट के साथ साथ आपके बच्चे होंगे जो स्कूल जा रहे होंगे, राइट? अच्छा एक बात बताओ, स्कूल जाते हैं बच्चे तो आजकल नहीं मिलता है उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि भाई ये कलरफुल ये बनाएगा, जैसे कि अभी भाई 26 जनवरी, 26 जनवरी को ना पक्का मिला होगा ड्राइंग्स बनाने का, कि भाई ये काम करो झंडे का ड्राइंग्स बना करके लाओ, ये बना के लाओ। या फिर स्कूल्स में ना बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें उनको किसी को कुछ बनने को बोला गया हो, किसी को हाथी घोड़ा पेड़ वगैरह, किसी को सैनिक वगैरह, किसी को गांधी जी बनने को, किसी को सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। कोई क्रिकेटर वगैरह अलग अलग चीजें बन करके जा रहा होगा। असल में ये है क्या? असल में ये होता क्या चाहिए? असल में इसे पेरेंट्स गलत तरीके से लेते हैं और टीचर्स भी गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? दोनों का प्रेजेंटेशन अलग अलग है, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट, मतलब यहां पर सिखाया ये जा रहा है कि अगर आप इन सब से करोगे तो आपकी जो थिंकिंग माइंड है ना, वो अलग अलग दायरे में भी दौड़ना शुरू करेगी, ठीक ना? आपकी जो सोच है ना वो सभी तरफ से दौड़ेगी और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे से आपका जो विकास है ना, वो मतलब आपका जो जो दिमाग है उसका विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा। और ये बेसिकली आपको रियल लाइफ की नॉलेज दे पाएगी, यहाँ चीजें कैसे कब कहाँ किस तरह से होती है, और गलती से आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसको टैकल कर पाओ। यानी कि अप्लीकेशन ऑफ अ नॉलेज टू अ रियल प्रॉब्लम्स, जब आप रियल प्रॉब्लम्स के साथ में आएंगे तो उसको आप टैकल करना सीखेंगे और उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं वो देखेंगे। मतलब ज्ञान का असल जिंदगी में समस्याओं को कैसे लागू कर सकते हैं उसको समझना, राइट? the section of an appropriate teaching method in institution of higher learning should be primarily depend on। उच्च शिक्षण संस्थानों में सही टीचिंग मेथड का चुनाव मुख्य रूप से इन बातों पर निर्भर होना चाहिए। मतलब आपको पढ़ाने का जो स्टाइल होगा, चूंकि आप उच्च शिक्षण में ही आते हैं, तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ाने का कौन सा स्टाइल बेस्ट होगा, वो ये क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जेट आपका क्लियर होगा, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो कोई छोटे बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि वो कॉलेज के बच्चे होंगे, 11 12, ठीक है ना, ग्रेजुएशन वाले बच्चे होंगे। आप उनको पढ़ाने जाएंगे, आप उनको पढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स वो छोटे बच्चे तो है नहीं, वो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं। उनको कौन सा मेथड आप दोगे? चलिए जल्दी से बताओ क्या आपके लिए बेस्ट होगा। टीचर्स कन्वीनियंस बनना, एग्जामिनेशन पैटर्न अलोन देखना, नेचर ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझना, या एबिलिटी ऑफ लेक्चर हॉल वो देखना। भैया कंटेंट का नेचर और सीखने का उद्देश्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं? जैसे कि मुझे पता है कि आप लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं एकदम क्लियरली मैं आपको बताता हूँ फैक्ट। आप लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए। भले आप लोग झूठ बोल देना, नहीं सर हम तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। मुझे पता है 100% बच्चे ऐसे ही होंगे, 100 तो 99% बच्चे तो पक्का इसे 99.9% बच्चे ऐसे होंगे ना जो नॉलेज के लिए कतई नहीं पढ़ रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जेट क्लियर करने के लिए, नेट क्लियर करने के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपका कोई फोकस नहीं है। जैसे ही एक बार जेट और नेट क्लियर होगा ना, काहे का पेपर वन, काहे का टीचिंग एप्टीट्यूड सब गया तेल लेने के लिए। नहीं क्लियर होगा तो दोबारा पढ़ोगे आप, वो बात की बात है, लेकिन क्लियर हो गया ना तो कसम से बोलता हूँ छोड़ दोगे। कितने बच्चे हैं कमेंट करके बताना कि यस सर, नहीं सर हम तो पढ़ेंगे सर, और अगर पढ़ रहे थे तो फिर ये क्लास की नीड आपको ऐसे भी नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द पेडागोजिकल ओरिएंटेशंस ऑफ आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। यानी कि आईसीटी आधारित सपोर्ट सिस्टम जो कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से, और वो भी आईसीटी को लेकर के। चलिए जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही सही होगा। लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। आईसीटी बेस्ड की बात करूं तो लर्नर सेंटर्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ प्लेस्ड होता है, इंटरेक्टिव होता है, रूट लर्निंग होता है, रूट लर्निंग नहीं होता है। मतलब रटने वाली प्रवृत्ति आजकल नहीं काम करती है भाई, ये ट्रेडिशनल में फॉलो करता है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच, कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच करता है सपोर्ट सिस्टम विच की फीचर्स।
तो जल्दी से बताओ कौन सा इसमें सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ट्रेडिशनल तरीके में टेक्स्ट बुक आता है, बुक्स पढ़ना ट्रेडिशनल तरीका है। आजकल के बच्चे मोबाइल पढ़ते हैं, आजकल ई नोट्स पढ़ते हैं, तो बुक्स पढ़ना ट्रेडिशनल तरीका है, बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न तरीका में ऑडियो विजुअल्स आ सकता है, हाँ, चीजों को सुनना आजकल है ना, वो पॉडकास्ट का जमाना है, लोग कान में माइक लगा लेते हैं और घूमते फिरते सुन लेते पढ़ लेते हैं। हाँ, तो पॉडकास्ट का भी जमाना आजकल चल रहा है, मॉडर्न भी है आजकल ये। आईसीटी बेस्ड की बात करूँ तो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो है, आप मेरे साथ अभी पढ़ रहे हो, ये ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, ये आईसीटी बेस्ड है। ट्रेडिशनल में विजुअल क्लासेस, ये मॉडर्न की पार्ट है, ये आईसीटी पास्ट है, ये आईसीटी का बेस्ड है। तो एक दो तीन, एक दो तीन, है ना। आगे, असेशन और रीजन। इवैल्यूएशन इज इनकम्प्लीट विदाउट क्लियर स्टेट ऑब्जेक्टिव। स्पष्ट रूप से बताए गए उद्देश्यों के बिना मूल्यांकन अधूरा है। एकदम सही बात है। जैसे कि आपको पता है कि एक चीज आपको पता है कि जेट में सिर्फ और सिर्फ टॉप के 6% बच्चों का सिलेक्शन होगा, सिर्फ टॉप के 6% बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है। अब बहुत सारे बोलेंगे सर ये आपको कैसे पता। अरे मैं नहीं पता है भाई, आयोग ने कहा है ये। भाई ये आयोग ने कहा है, नोटिफिकेशन जाके देख लेना, वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो टॉप के 6% बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो अगर ये पता है तो आप कहीं ना कहीं उसके हिसाब से मेहनत नहीं करेंगे। अगर मुझे चेक करना है कि आप कितने पानी में हैं, तो मैं इस टॉप के 6% के हिसाब से चेक करूंगा कि नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, मैं अगर मुझे जांचना है कि आप सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो, मैं कैसे चेक करूंगा, इस 6% के लायक आप हैं या नहीं है, राइट। अगर इस 6% के लायक हैं देन वेल एंड गुड, नहीं है तो बेकार है। तो इवैल्यूएशन विदाउट ऑब्जेक्टिव तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है हमारा, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड अ क्राइटेरिया अगेंस्ट विच अ लर्निंग आउटकम आर जज्ड। यानी कि उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य होता है, उद्देश्य ऐसे मापदंड प्रदान करते हैं जिसके आधार पर सीखने के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे कि मैंने क्या कहा कि भैया मुझे आपको टॉप के 6% बच्चों में, अगर आपको जेट लेना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो टॉप के 6% में आना पड़ेगा। अगर 6% में आना है तो आपको अपनी मेहनत भी वैसे ही करनी होगी। तो यहां पर क्लियर हो गया ना कि टॉप के 6% में आप आएंगे या नहीं आएंगे, उसके आधार से इवैल्यूएशन करना। ये मैंने लिखा है, जो नीचे पढ़ा भी नहीं था मैंने लिख भी दिया था, तो वही चीज है यहाँ पर, और प्रॉपर इसको डिस्क्राइब भी करता है। तो बोथ ए आर करेक्ट, और प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास, राइट। नेक्स्ट, चलो अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प करता है इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो इंप्रूव करता है लर्निंग प्रोसेस को। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बेसिकली आपके सोचने समझने की क्षमता को कितना अच्छा कर सकते हैं आप, उसको देखता है। जैसे कि मैंने आपको कोई एग्जांपल बताया, और उस एग्जांपल के आधार पर आपने दूसरे एग्जांपल्स खुद के माइंड में थॉट डाल दिए। जैसे कि आपको क्लास ए बी सी डी का मैंने एग्जांपल दिया था, आपने उसको कहीं पर और फिट किया अपने साथ में, ठीक है ना। अपने दोस्त यारों के साथ में ले लिया, जो ज्यादा पैसे वाला है, जो कम पैसे वाला है, जो जॉब करता है, जो बिना जॉब का है, अभी वेल्ले बैठा हुआ है। आपने उनसे अगर मान लो उसको तुरंत एवेलुएट कर लिया, इसका मतलब आप फॉर्मेटिव एवेलुएशंस पर काम कर रहे हैं, मतलब आपका माइंडसेट जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन पर काम कर रहा है, तो इंप्रूव करता है लर्निंग प्रोसेस को। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप चीजों को अपने हिसाब से अपने स्तर पर और ग्रो कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये बोला जा रहा है कि ये तब कंडक्ट होता है जब एंड ऑफ द कोर्स हो जाए। नहीं भैया, ड्यूरिंग द कोर्स होता है, ये ड्यूरिंग द कोर्स होता है। तो सी नंबर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये ड्यूरिंग द एजुकेशन, ड्यूरिंग द कंडक्ट किया जाता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, समेटिव इवैल्यूएशन, हम किसकी बात कर रहे हैं? समेटिव इवैल्यूएशन फोकस ऑन जजिंग लर्नर अचीवमेंट्स, यानी कि योग्यात्मक मूल्यांकन शिक्षणार्थी की उपलब्धियों को आंकने पर केंद्रित है। आप पढ़ने में तेज हैं या नहीं हैं, या फिर आपने जेट के पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की है, ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछूं कि जेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ना, एक सीरियसली चीज बताओ, आपने कितना अच्छा से प्रिपरेशन किया है और आप कितने अच्छे हैं, कितना सच में आपने एफर्ट लगाया, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सर ये पता तभी चलेगा जब जेट का एग्जाम हो जाए,
और उस एग्जाम के बाद जब हमारा रिजल्ट आ जाए और इस रिजल्ट में सर हमारा नाम भी हो, सर हमारा नाम भी हो, यानी कि हम सर पास हो जाए। अगर आप पास हो जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि आपने कितनी एफर्ट लगाई थी। क्लियरली बात है। तो समेटिव इवैल्यूएशन जजिंग अ लर्नर अचीवमेंट्स, तो मुझे अगर जज करना है कि आपने सच में कितना अच्छा पढ़ाई किया है, यानी कि आपकी योग्यात्मक का मूल्यांकन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? इस रिजल्ट के आधार पर। अगर आपने पास कर लिया, जेट अगर आपका निकल गया, तो भाई आप सच में अच्छे पढ़े थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आसान तरीका है। ये कब किया गया हमने? आफ्टर कंप्लीटेशन द इंस्टीट्यूशंस, सब चीज खत्म, पढ़ने पढ़ाई लिखाई रिजल्ट रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट में किया हमने, रिजल्ट में किया, तो पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई। तब हमने कब किया? आफ्टर कोर्स, आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर इंस्टीट्यूशंस। तो बोथ आर करेक्ट और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। आई बात समझ में? है ना? तो हर एक का मतलब समझना जरूरी है। जब तक बिना मतलब के कुछ भी पढ़ोगे तो काम ऐसे भी नहीं चलने वाला है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप मैच आउट कीजिए, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक और प्रोग्नेटिस्टिक। चलो, अभी जस्ट मैंने बताया फॉर्मेटिव समेटिव तो बता दिया, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है इलाज करना, और प्रोग्नोस्टिक का मतलब होता है अगर आपका मैंने इलाज किया तो फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो उसको लेकर के। ठीक है, ये तो हो गया जब आप कर रहे हैं तब। समेटिव मतलब ये ड्यूरिंग द कोर्स, आफ्टर द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स सुधार करना, ठीक ना, मतलब बिफोर द कोर्स, सॉरी, ये बिफोर द कोर्स आप ले लो, बिफोर द कोर्स। और ये कोर्स के दौरान जब आपको मैंने सुधार किया, फिर एंड में क्या रिजल्ट आप ला सकते हैं, तो जल्दी से बताओ। तो फॉर्मेटिव चीजों को पढ़ते हुए काम करना, मतलब अपने आप को इंप्रूव करना, इंप्रूव करना योर लर्निंग एक्सपीरियंस। समेटिव जहां पर फाइनल जजमेंट करेंगे कि हाँ भैया आपने सचमुच अच्छा से किया या नहीं किया, आपका रिजल्ट चेक करके, ठीक ना, आपका रिजल्ट देख करके पता चलने वाला है। डायग्नोस्टिक की बात करूं तो लर्निंग गैप क्या क्या रहा है वो ढूंढना, कि हाँ भाई आप जो चीज पढ़ाई कर रहे हो, आपका एक चीज है कि हाँ भैया अगर आपको एग्जाम्स क्रैक करना है तो 80% लाना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब 80% नहीं आ रहा है तो कौन कौन सी चीजें छूट रही है उसको ठीक करो। अब उसको ठीक कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये चीज ठीक कैसे करूंगा? ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है ये मैं तब करूंगा कि आपको जब मैं चेक करना स्टार्ट करूं। ठीक है, फिर आता है हमारा का प्रेग्नोस्टिक। अब ये काम कब काम करता है? तो प्रेग्नोस्टिक तब काम करता है जब हमने सुधार किया और उसके आधार पर आपका फ्यूचर में प्रिडिक्शन किया जा सके कि भाई आप पढ़ाई सच में अच्छे कर रहे हो, तो फ्यूचर में आप हो सकता है कि ये चीज आप निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने टेस्ट दिया, अभी मान लो आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड का दे रहे हो टेस्ट, 20 क्वेश्चन में से आपके सिर्फ 15 स्कोर आए, बट चीजों को आपने पढ़ा, लर्न किया, समझा, और बाद में आपका 20 में से फिर 18 आने लगा। ठीक ना, मान लो अभी 10 आ रहा, 15 आ रहा, जो भी आ रहा हो, बाद में इसको आपने 20 से 18 ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये अपडेट हुआ। तो चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। राइट, फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे, डायग्नोस्टिक फिर से है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है और प्लेसमेंट्स है। चलो जल्दी से बताओ, अभी जस्ट समझाया हूं तो ये गलती नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता गलती होगा। समेटिव कब होगा? सबसे आसान तरीका है। समेटिव कब होता है? लास्ट में, रिजल्ट में, यानी कि आफ्टर कोर्स, ठीक है ना। फॉर्मेटिव कब हो सकता है? अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, फॉर्मेटिव कब हो सकता है जो बी नंबर है? ड्यूरिंग द कोर्स यानी ड्यूरिंग द टीचिंग्स, मुझे चेक करना। डायग्नोस्टिक कब होगा? बिफोर टीचिंग, टीचिंग से स्टार्ट। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर को पहले बताते हैं, या फिर डॉक्टर बैठा और दवा लिखना शुरू, आप बैठे आपको आपका शक्ल देख करके दवा लिख देता है? ऐसा तो नहीं करता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा? आपको आला लगा के चेक करेगा, हाथ पकड़ के नब्ज जांचेगा, आपसे पूछेगा सिम्टम्स बताओ, ये वो चीजें, फिर हो सकता है मे बी वो टेस्ट लिख दे। अगर टेस्ट नहीं लिखा है तो फिर वो, अगर उसको समझ में आ गया तो डायरेक्टली रिजल्ट लिखेगा। इसका मतलब बिफोर टीचिंग, वो टीचिंग से पहले ही आपको जांच कर लेगा, उसके बाद वो अपना आउटकम देने वाला है। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो ग्रुपिंग लर्नर्स की, जहां पर लोग मिलजुल करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो ए नंबर। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर इस 20 में से हमारा कितना स्कोर हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस, चाहे पेपर 1 की क्लासेस अगर अभी तक बाई नहीं किया है, जाओ फटाफट बाई कर लो, क्योंकि अभी इस पे 50% का डिस्काउंट है। आप डायरेक्टली ड्राइंग कर सकते हो, क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको। सो डोंट वरी, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा
अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस सेट्स नहीं करते तो प्रैक्टिस सेट्स मंगवा लो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होने वाला, और अभी तो फ्री ओएमआर सर्विस में दिया जा रहा है। ठीक है। और कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो भैया उनके लिए सरस्वती पूजा जो ऑफर थी वो कंटिन्यू लाइव है। ऐसे तो ये 24 तक थी, बस को बढ़ा करके 27 तक 28 तक कर दिया गया है। ठीक है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया जाकर ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बिना पढ़े मौका नहीं मिलेगा। और याद रखिए 19 साल के बाद अपॉर्चुनिटी है, तो केवल आप भूखे नहीं है भैया, पूरी सब कोई भूखा है। और 1,80,000 लोगों ने फिल किया है, इसमें से अगर सब लोग बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो सिर्फ 10,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। तो याद रखिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।